Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction। फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने जो है इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करी थी। आज उसका पार्ट 2 हम अपलोड कर रहे हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो हमारे जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाकर पार्ट 1 जरूर देखें। इसी के साथ आपको ऑटोकैड, रेविट और प्लम्बिंग, HVAC सब रिलेटेड जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स। आपके जो फायर प्रोटेक्शन होते हैं उसमें 4 तरीके से हम जो है फायर प्रोटेक्शन स्प्रिंकलर के थ्रू जो है सेफ्टी दे सकते हैं किसी भी बिल्डिंग्स को, किसी भी रूम्स में। तो उसमें जो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, आपको वेट पाइप सिस्टम मिलेगा जिसमें जो है वाटर ऑलवेज फिल्ड होता है अप टू द स्प्रिंकलर यूज्ड इन ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। इसमें जो है वाटर अप टू जो आपका स्प्रिंकलर हेड होता है, आपके पंप से लेकर आपके वाटर के जो मेन पाइप्स होते हैं और उससे लेकर ब्रांच तक, और जो हमारा स्प्रिंकलर हेड होता है अप टू वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर ये जो है वाटर फिलअप रहता है। आपको एक इमेज यहाँ पर अटैच कर रखी है, तो इसमें टिल एंड तक आपके स्प्रिंकलर हेड तक वाटर फिलअप है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई पाइप सिस्टम। ड्राई पाइप सिस्टम आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो ऑरेंज कलर को आप में विजिबल हो रहा है। ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर, इसमें जो है पाइप में हमारे पास जो है कंप्रेस्ड गैस फिल है या आप नाइट्रोजन भी फिल्ड होती है, तो जो है इसमें गैस फिल्ड है, इसमें वाटर फिल नहीं है जो है स्प्रिंकलर के हेड तक। इससे क्या होता है कि जब भी स्प्रिंकलर बस्ट होगा तो सबसे पहले जो गैस है वो लीक होगी, उसके बाद जो है वाटर सप्लाई होगा। कहाँ यूज़ किया जाता है ये? जो एरियाज़ होते हैं जिसमें फ्रीजिंग के जो है चांसेस आपको इश्यू हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो वाटर अगर यहाँ पर फ्रीज हो गया तो स्प्रिंकलर जो है वर्क नहीं करेगा जब उसकी नीड होगी। तो इस वजह से जो है उसमें इनिशियल कुछ गैस फील्ड होती है, ताकि कुछ सेकंड्स के लिए वो गैस जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद वाटर सप्लाई हो जाएगा उन मेन पंप से। तो ये है हमारा वेट और ड्राई। नेक्स्ट होता है हमारा प्री एक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, वाटर इज रिलीज्ड ओनली आफ्टर स्मोक और हीट डिटेक्शन यूज्ड इन डाटा सेंटर्स एंड म्यूजियम्स। प्री एक्शन सिस्टम हाँ यूज़ होता है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल रूम है या आपका कोई ऐसा रूम है जिसमें आप नहीं चाहते कि उसमें जो है स्प्रिंकलर के बस्ट होने से ही वाटर स्प्रेड वहाँ पर हो, हम चाहते हैं कि वहाँ पर डबल पॉइंट चेकअप हो। पहला आपको स्मोक और हीट डिटेक्शन के थ्रू भी आपको एक कंट्रोल पैनल के पास मैसेज जाए कि यहाँ पर हीट और स्मोक जो है इस रूम के अंदर क्रिएट हो चुकी है। सेकेंड, आपका स्प्रिंकलर भी ब्लास्ट हो, तब जो है प्री एक्शन सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 2 मेथड एक्टिवेशन रहता है, और प्री एक्शन के अंदर भी आपको सब कैटेगरीज मिलती है। ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है प्री एक्शन भी, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स के अंदर। तो जो प्री एक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर हमें हीट डिटेक्टर और जो स्मोक डिटेक्टर जो कि हमारे ELV सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू भी जो है आपके कंट्रोल पैनल के पास मैसेज जाना चाहिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद ही जो है वो फायर एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिव करता है। So next हमारा डिल्यूज सिस्टम। All sprinkler activated once used in high risk areas like power plant and aircraft hangars। तो ये जो डिल्यूज सिस्टम जो हमारा होता है, जो आपके कुछ स्पेसेस हो जो कि आपके पावर प्लांट हो गए या एयरक्राफ्ट के आपके हैंगर्स हो गए या केमिकल प्लांट हो गए, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंकलर होता है, जैसे कि पर्टिकुलर हमारा वेट और ड्राई जो हमारे प्री एक्शन सिस्टम होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर फॉर सपोज इस स्प्रिंकलर हेड के नीचे कोई यहाँ पर जो है फायर हुई है तो ये स्प्रिंकलर ही ब्लास्ट होगा और ओनली ये स्प्रिंकलर ही वर्क करेगा। बट जो डिल्यूज सिस्टम होता है उसके अंदर अगर एक बार भी सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी नोजल्स होते हैं, उस पूरे पाइपिंग सिस्टम से जितने भी नोजल्स कनेक्टेड होते हैं वो ओपन नोजल्स होते हैं। इट मीन्स जो भी सिस्टम एक बार एक्टिवेट हो गया तो सारे नोजल्स के थ्रू वाटर वहाँ पर स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा डिल्यूज सिस्टम रहता है जिसमें ओपन नोजल हेड यूज होता है। तो ये था हमारे 4 टाइप के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड स्प्रिंकलर कवरेज एरिया पर स्प्रिंकलर हेड? So according to NFPA 13, the coverage area per sprinkler depends on light hazard, ordinary hazard and extra hazard। एक स्प्रिंकलर जो है हमारा कितना एरिया कवर करेगा ये हम डिसाइड करते हैं NFPA 13 से, और उसमें जो है हजार्ड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर आपका रूम लाइट हजार्ड है तो आप जो है 1 स्प्रिंकलर का कवरेज 225
फीट स्क्वायर और 21 मीटर स्क्वायर आप उसका कवरेज एरिया ले सकते हैं। अगर आपकी ऑर्डिनरी हजार्ड है मीन्स उसमें जो है फायर कैटेगरी के हिसाब से जो कंबस्टिबल मटेरियल है और जो रूम आप जिस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपने क्लास उसकी ऑर्डिनरी हजार्ड, क्योंकि आपको फायर रिस्क के ज़्यादा है और आप प्रिवेंशन चाहते हैं ज़्यादा अच्छा बेटर कवरेज हो, तो आप फिर 12 मीटर स्क्वायर पर स्प्रिंकलर का जो है आप कवरेज एरिया लेकर चलते हैं। अगर एक्स्ट्रा हजार्ड है तो फिर आप 9 मीटर स्क्वायर पर स्प्रिंकलर वहाँ पर कवरेज लेके चलते हैं। तो लाइट हजार्ड में सबसे ज़्यादा हम कवरेज स्प्रिंकलर का जो है लेकर चलते हैं 21, देन फिर ऑर्डिनरी में 12 एंड देन एक्स्ट्रा में 9। Coverage ensures adequate water distribution during a fire. Spacing and location of sprinkler must follow NFPA codes. तो ये तो हो गया हमारा कवरेज कि इतना एरिया कवर करेगा स्प्रिंकलर, अगर लाइट है तो, ऑर्डिनरी है तो, हजार्ड है तो। नेक्स्ट है जो हमारे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर। सो बिटवीन टू स्प्रिंकलर मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप फॉलो कर सकते हैं 4.6 मीटर। अगर ये हमारा फर्स्ट स्प्रिंकलर है, ये हमारा सेकंड स्प्रिंकलर है, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है आप मैक्सिमम इसे 4.6 मीटर तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले जा सकते। ये NFPA का रूल है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर, दोनों स्प्रिंकलर के बीच में आपको 1.8 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस रखना होता है। उसका रीज़न है कि जब अगर हमारा जो फर्स्ट स्प्रिंकलर एक्टिवेट होता है तो जो सेकेंड स्प्रिंकलर जो है वो एक्टिवेट बाई जो है उसके एक्टिवेट होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट स्प्रिंकलर है उसका वाटर जो है उसके ऊपर स्प्रे होगा तो उस पर कोल्ड सोल्डरिंग का इफेक्ट आएगा और वो जो है उसके बल्ब तक उसको ब्लास्ट होने के लिए जो हीट चाहिए फायर की वजह से वो उस हीट को नहीं वहाँ पर जाने देगा, बिकॉज वो कंटिन्यूस जो है फर्स्ट स्प्रिंकलर वो सेकेंड स्प्रिंकलर पे भी वाटर स्प्रे करेगा कंटिन्यूसली। तो कोल्ड सोल्डरिंग से बचने के लिए जो हमें मिनिमम 1.8 मीटर जो है दो स्प्रिंकलर्स के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्प्रिंकलर टू वॉल इज 2.3 मीटर। अब जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकंड स्प्रिंकलर के बीच में हमें 4.6 मीटर का जो है डिस्टेंस रखना चाहिए। तो जब वॉल की जो बात होती है तो नेक्स्ट स्प्रिंकलर हमारा यहाँ कहीं होगा, अगर हम वॉल नहीं ले तो वो यहाँ 4.6 मीटर पे होगा, बट हमारे पास वॉल है तो जो है नेक्स्ट स्प्रिंकलर तो हमारा होगा नहीं इस तरफ, तो जो वॉल है वो वॉल से हमें इन दोनों के बीच का हाफ डिस्टेंस यहाँ पर लेके चलना है। तो दो स्प्रिंकलर के बीच में हम 4.6 लेके चल रहे थे, उसका हाफ 2.3, तो वॉल से जो है हमें स्प्रिंकलर की डिस्टेंस 2.3 मीटर रखनी है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्प्रिंकलर टू वॉल इज 100 mm, और जो 100 से मिनिमम हमें डिस्टेंस रखनी होती है वो 100 mm रखनी होती है वॉल से। तो उसका जो पैटर्न है एरिया कवरेज का और शेडो वगैरह से रिलेटेड हमें कुछ इश्यूज ना हो। तो 6 जो ये हमारी टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है NFPA के हिसाब से, इसे हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये तो थे लाइट एंड ऑर्डिनरी हजार्ड के लिए, बट एक्स्ट्रा हजार्ड के लिए जो है हमारे डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, कुछ मिनिमम वही रहेगा। मैक्सिमम जो है 1.85 और 2.3 अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो मैक्सिमम है वो 4.6 की जगह यहाँ पे केवल 3.7 मीटर रहता है। अगर डेंसिटी जो वाटर की है 0.25 गैलन पर मिनट फीट से कम है तो फीट स्क्वायर से, और अगर 4.6 आप रख सकते हैं अगर उससे लेस है तो ये जो हमारे चेंजेस है कुछ लाइट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हजार्ड के हिसाब से, इनको हम डिटेल में आपके साथ जो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स होंगे स्प्रिंकलर जिसमें हम सारे ट्यूटोरियल बेसिक्स बताएंगे उनमें भी आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर प्रेशर एंड फ्लो रेट फॉर अ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो जैसा कि अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कर्व आप ये देख सकते हैं, डेंसिटी या इसे डेंसिटी एरिया कर्व जो कि आपको NFPA 13 में मिल जाएगा। तो जो हमारा हजार्ड ऑक्यूपेंसी था जो कि एक्स्ट्रा हजार्ड, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर 3.7 मीटर हमें फॉलो करना है अगर वो हजार्ड कैटेगरी है। तो अगर डेंसिटी ग्रेटर देन 2.5 आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा हजार्ड की अगर ग्रेटर देन 2.5 आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3.7 मीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। अगर आपकी लेस देन 2.5 है तो आप 4.6 मीटर वहाँ पर जो है यूज़ करेंगे। तो वो आप इस एरिया कर्व से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे 13 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर प्रेशर एंड फ्लो रेट फॉर ए स्प्रिंकलर सिस्टम। सो जो लाइट हजार्ड है उसमें आपको मिनिमम 0.5 बार का जो है आपको प्रेशर
आपके स्प्रिंकलर हेड तक होना चाहिए, जिसे आप स्वयं PSI भी बोल सकते हैं, और 0.1 गैलन पर मिनट फीट स्क्वायर आपका जो है वहाँ पर डेंसिटी होनी चाहिए। फ्लो रेट एंड ऑर्डिनरी के लिए आपके पास 1 बार, एक्स्ट्रा हजार्ड के लिए 1.7 बार। सो ये जो है इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। इससे कि इंश्योर करता है कि जो है वाटर का जो प्रेशर है और फ्लो रेट है वो स्प्रिंकलर हेड तक जो है सफिशिएंट है जब भी फायर का केस वहाँ पर हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एरिया ऑफ स्प्रिंकलर ऑपरेशन, जो एरिया है स्प्रिंकलर ऑपरेशन का वो यहाँ पर हमने जो वाई एक्सिस पे डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी इन गैलन्स पर मिनट पर स्क्वायर फीट। तो जो डेंसिटी है वाटर की वो यहाँ पर हम फ्लो रेट आप बोल सकते हैं, वो हमारी यहाँ पर डिफाइंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू कैलकुलेट द फायर वाटर डिमांड फॉर अ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो किसी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए कितना जो है वाटर की डिमांड है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वाटर डिमांड जो होती है इक्वल टू टोटल डेंसिटी एरिया, टोटल डिज़ाइन एरिया, जो हमें डिज़ाइन एरिया लेना है, इनटू डेंसिटी रिक्वायरमेंट। सो जो एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑर्डिनरी हजार्ड विथ 15,000 फीट स्क्वायर डिज़ाइन एरिया, तो उसका जो एरिया हम डिज़ाइन जो NFP में आपको डिज़ाइन करने के भी जो है एरियाज़ का ऊपर आपको मिल जाएगा NFP के अंदर। सो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो फॉर लाइट हजार्ड आप जो है 15,000 फीट स्क्वायर ले सकते हैं, जैसे 139 मीटर स्क्वायर भी आप कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में 139। तो हम ये डिज़ाइन एरिया इसलिए लेके चलते हैं बिकॉज जब भी बिल्डिंग में फायर होगी तो एक पर्टिकुलर एरिया को हम अज्यूम करके चलते हैं कि पर्टिकुलर एरिया पे ही फायर होगा फर्स्ट, और वो अगर वहाँ पर स्प्रिंकलर हमारे हेड जो है डिज़ाइन उसको प्रॉपर वाटर मिल जाता है तो वो उसे उस फायर को रोकने में जो है सक्सेस उसको मिल जाएगी। सो हम पर्टिकुलर एरिया अज्यूम करके चलते हैं कि इतने एरिया में हमें स्प्रिंकलर का वाटर जो है इतना फ्लो रेट और प्रेशर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल डिज़ाइन एरिया है 1500 है इनटू डिज़ाइन डेंसिटी। तो आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका डेंसिटी एरिया कर्व था 1500 हमारा एरिया है, ठीक है। और लाइट हजार्ड और ऑर्डिनरी हजार्ड पे आप देखेंगे, ऑर्डिनरी हजार्ड क्लास 1 अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कैटेगरी का, तो यहाँ पर 0.15 आपको डेंसिटी वाटर की जो है यहाँ पर जो आपको डेटा मिल जाएगा 0.15 डेंसिटी का। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 225 गैलन पर मिनट। तो 225 गैलन पर मिनट जो है हमें वाटर की सप्लाई हमारे डिज़ाइन एरिया के लिए यहाँ पर कंज्यूम होगी। तो ये सप्लाई हमें जो है वाटर टैंक के थ्रू और फायर पंप के थ्रू हमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तो थी केवल स्प्रिंकलर सिस्टम की। इसके बाद इसमें जो है आपको आपके लैंडिंग वाल्स और जो आपके फायर हाउस कैबिनेट है उसका डेटा भी आपको इसमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर एक हमने एग्जांपल आपको पूरा समझा रखा। हजार्ड टाइप हमने जो है अज्यूम किया ऑर्डिनरी हजार्ड ग्रुप 1। डिज़ाइन डेंसिटी जो कि हमें ये डेंसिटी वर्सेस एरिया कर्व से मिली 15,000 फीट स्क्वायर हमने जो है यहाँ पर डिज़ाइन एरिया लिया है। डेंसिटी हमें 0.15 इस चार्ट से मिली है। स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स के फैक्टर जो कि आपका होता है 5.6। ये जो आपको जो है मैन्युफैक्चरर्स आपके स्प्रिंकलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ही आपको अवेलेबल हो जाएगा के फैक्टर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम कवरेज एरिया एंड स्पेसिंग। अब मैक्सिमम 130 फीट स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा ऑर्डिनरी हजार्ड होता है उसमें हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस किया था हमने 12 मीटर स्क्वायर ही हम जो है ऑर्डिनरी हजार्ड के अंदर मैक्सिमम एरिया कवरेज लेकर चलते हैं पर स्प्रिंकलर। तो जो है हमने यहाँ पर स्प्रिंकलर का 12 मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है मैक्सिमम एरिया हमने लिया। मैक्सिमम स्पेसिंग 4.6 मीटर जो कि हमारी ऑर्डिनरी और लाइट हजार्ड की हम फर्स्ट टेबल इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। फॉर ऑर्डिनरी फॉर लाइट 4.6 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फ्लो पर स्प्रिंकलर, तो पर स्प्रिंकलर कितना फ्लो होगा तो 0.15 डेंसिटी इंटू 130 जो कि उसका मैक्सिमम कवरेज हम लेकर चल रहे हैं। तो 19.5 गैलन पर मिनट पर स्प्रिंकलर हेड वहाँ पर जो है वाटर यूज होगा। अब आपके पास डिज़ाइन एरिया कितना था 1500 फीट स्क्वायर। एक स्प्रिंकलर 130 फीट स्क्वायर जो है कवर कर रहा है। तो टोटल अब आपको वहाँ पर कितने स्प्रिंकलर लगे 12 हेड्स।
एक हेड का हम जो है गैलन पर मिनट निकाल चुके हैं 19.5, तो 12 का कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 12, 234 गैलन पर मिनट। सो 234 गैलन पर मिनट आपका आंसर होगा। अब आपको फ्लो रेट पता चल चुकी है, अब जो है आपको फ्लो पता चल चुका है, फ्लो कितना चाहिए हमें, और अब आपको प्रेशर निकालना। तो प्रेशर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है आपका Q आपके पास अवेलेबल हो चुका है एक स्प्रिंकलर का 19.5, ठीक है। K फैक्टर जो है आपको मैन्युफैक्चर से कैटलॉग से आपको मिल जाएगा 5.6, और यहाँ से जो है आप प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रेशर 12.1 PSI एट हेड, जो कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था 15 तक, तो 15 तक हमें PSI मेंटेन रखना होता है अगर ऑर्डिनरी 1000 है तो। सो ये एक आप ऐसे कैलकुलेशन पूरी निकाल सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से रिलेटेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स। सो मार्केट में और आपको मैन्युफैक्चर के पास डिफरेंट रूम्स और डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से आपको स्प्रिंकलर हेड्स अवेलेबल हो जाएंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी हमारी स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर, जो कि आपको पेंडेंट, अपराइट, साइड वॉल और कंसील्ड मिलेंगे। पेंडेंट जो होते हैं हैंग्स डाउन फ्रॉम सीलिंग स्प्रेड डाउनवर्ड, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है आपको पेंडेंट मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पेंडेंट स्प्रिंकलर है। तो जिस एरिया में अगर आपके पास जो है सीलिंग नहीं है तो आप इन पेंडेंट स्प्रिंकलर्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप रिसेस्ड एज ए रिसेस्ड इनको यूज़ करना चाहते हैं तो रिसेस्ड भी आपको ये पेंडेंट स्प्रिंकलर्स ही काउंट किए जाता है। तो आप रिसेस्ड या पेंडेंट दोनों स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीलिंग है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा अपराइट स्प्रिंकलर, ये हमारे अपराइट स्प्रिंकलर्स होते हैं, जहाँ सीलिंग नहीं होती है वहाँ पर हम अपराइट स्प्रिंकलर्स भी यूज़ करते हैं। और अगर आपको सीलिंग स्पेस, जो कि हमारा जहाँ सर्विसेज चलती है हमारी, जो सीलिंग स्पेस होता है जिसमें डक्ट, वाटर सप्लाई और आपके केबल ट्रे वगैरह चलती है, तो अगर आपको सीलिंग स्पेस में भी आपको फायर का प्रोटेक्शन का रखना है तो कोड के हिसाब से आपको अपराइट स्प्रिंकलर्स वहाँ पर अवेलेबल कराना होता है। तो अपराइट स्प्रिंकलर्स, ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है इसमें देख सकते हैं आप, हेड जो है अप डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा अपराइट स्प्रिंकलर है। थर्ड वन है हमारा साइड वॉल स्प्रिंकलर। साइड वॉल जो भी आपके वॉल पे माउंटेड हो सकता है, तो ये हमारा साइड वॉल स्प्रिंकलर रहता है। कंसील्ड, ये जो है हमारा कंसील्ड, आप इसे पेंडेंट ही काउंट करेंगे, जो हमारा पेंडेंट टाइप होता है सेम उसी तरह डाउनवर्ड जो है इसमें वाटर फ्लो होता है, बट ये जो होता है हमारे जो है सीलिंग स्पेस में पूरा वही विजिबल नहीं होता, क्योंकि इसका ये जो फुल पार्ट है ये सीलिंग स्पेस के अंदर रहता है। तो जब आप किसी रूम की सीलिंग को देखेंगे तो आपको ओनली इसकी ये जो है प्लेट ही विजिबल होगी। तो ये कंसील्ड स्प्रिंकलर है हमारा, इसमें जो है आपको एस्थेटिक ज़्यादा मिल जाता है अगर आप रूम को एस्थेटिकली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइज्ड स्प्रिंकलर्स, जिसमें कि आपको कुछ फंक्शंस के हिसाब से, जैसे अर्ली सेपरेशन, फास्ट रेस्पॉन्स, कंट्रोल मोड, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, रेसिडेंशियल स्प्रिंकलर और ड्राई स्प्रिंकलर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ जो है आपको स्प्रिंकलर एक्टिवेशन मैकेनिज्म के हिसाब से भी आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्प्रिंकलर साइड अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लास बल्ब, ओपन स्प्रिंकलर और फिजिबल लिंक। जो कि ओपन स्प्रिंकलर आपके डिल्यूज सिस्टम में जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप ये जो हमारा था डिल्यूज सिस्टम, जो कि हाई रिस्क एरियाज में यूज़ किया जाता है, जिसमें ओपन स्प्रिंकलर का यहाँ पर यूज़ होता है। तो ओपन स्प्रिंकलर ग्लास बल्ब, जिसमें आपको एक बल्ब दिखेगा ग्लास का और एक फ्यूजिबल लिंक। तो ये जब ग्लास बल्ब ब्लास्ट होता है फायर की वजह से एक टेम्परेचर रीच करने के बाद, तो जो है स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाता है और इसमें जो है फ्यूजिबल लिंक की मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 तरह के आपको मिल जाएंगे एक्टिवेशन मैकेनिज्म के हिसाब से, आपके स्प्रिंकलर हेड्स के हिसाब से, और कुछ स्पेशलाइज्ड स्प्रिंकलर होता है। तो ये कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द NFPA स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर स्प्रिंकलर्स। तो ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर जो 12 था स्पेसिंग, सेम वही डिस्कशन है। जो हमारा लाइट एंड ऑर्डिनरी हजार्ड होता है उसमें मैक्सिमम 4.6 मीटर जा सकते हैं। मिनिमम 2 स्प्रिंकलर के बीच में जो एस डिस्टेंस है 1.8 मीटर हमें रखनी है। स्प्रिंकलर की वॉल के साथ 2.3 मीटर और मैक्सिमम और मिनिमम 100 mm रखनी होती है। एक्स्ट्रा के लिए सेम जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सेम फॉलो अप है वही। स्प्रिंकलर टू वॉल डिस्टेंस
shall not exceed the lesser of half the distance between sprinkler। सेम वही चीज़ है, 4.6 मीटर जो है मैक्सिमम आप रख रहे हैं स्प्रिंकलर्स के बीच में, तो उसका हाफ 2.3, तो उसके हाफ डिस्टेंस से जो है नहीं रीच करनी चाहिए, तो 2.3 मीटर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और अगर आपके जो हजार्ड एरियाज है उसके हिसाब से आपने स्प्रिंकलर की स्पेसिंग जो है और कम कर रखी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर 4 मीटर या 3.6 मीटर ही कर रखी है, तो कुछ केसेस में जो है आपको 3.6 का हाफ यूज़ करके वॉल से 3.6 का हाफ ही आपको जो है यूटिलाइज करना है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 आपको वो जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ फायर स्प्रिंकलर। सो फायर स्प्रिंकलर के बीच में जो है हमें स्पेसिंग रखनी है। आपको ये तो यहाँ से अवेलेबल हो चुका है कि 4.6 मीटर आपको मैक्सिमम रखना है, 1.8 मीटर आपको मिनिमम रखना है। और जो कवरेज एरिया होता है एक स्प्रिंकलर का, वो आपको हम बता चुके हैं 21 मीटर स्क्वायर लाइट के हिसाब से, एंड ऑर्डिनरी के हिसाब से 12 मीटर स्क्वायर, एक्स्ट्रा के हिसाब से 9 मीटर स्क्वायर। सो फॉर एग्जांपल आपने जो है स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर यहाँ पर 4 मीटर रखा है और आप जो है फॉलो कर रहे हैं लाइट हजार्ड को, तो आप इस डायरेक्शन में जो है 4 या 4.6 और रख के जो है 20 मीटर स्क्वायर पर स्प्रिंकलर का आप एरिया ले सकते हैं। जैसे ही आपकी बिल्डिंग हजार्ड चेंज हो जाती है लाइट से, अगर आपकी ऑर्डिनरी हजार्ड होती है तो आपको फिर कवरेज एरिया को कम करना होगा। कवरेज एरिया को कम करने के लिए या तो इस स्प्रिंकलर ब्रांच को आपको पास करना होगा या इस स्प्रिंकलर को इस स्प्रिंकलर के और पास करना होगा, डिस्टेंस कम करनी होगी, जिससे कि कवरेज हम जो है ऑर्डिनरी हजार्ड के हिसाब से यूज कर सकें। सो जो स्प्रिंकलर की स्पेसिंग होती है बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी टाइप, जिससे कि हम लाइट है, ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा हजार्ड है, वो डिसाइड करते हैं। सेकंड है सीलिंग हाइट एंड ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ जगह हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, बीम आ जाती है या कोई आपके सॉफिट आ गया, तो वो रूल्स हमें लगाने होते हैं, या कोई डक्ट बीच में आ जाती है, तो डक्ट के हिसाब से भी आपको कुछ स्पेसिंग वापस जो है स्प्रिंकलर्स की रीअरेंज करनी होती है। स्प्रिंकलर का कवरेज एरिया, एक स्प्रिंकलर का कवरेज एरिया कितना हम यूज कर रहे हैं, लाइट है तो 20 मीटर स्क्वायर, ऑर्डिनरी है तो 12, एक्स्ट्रा है तो 9 मीटर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से भी हमें स्पेसिंग डिफाइन करनी होती है। तो ये NFPA 13 की रिक्वायरमेंट्स वगैरह के हिसाब से हैं। तो टिपिकली ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये एक स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है वो डिफाइन करता है। सो मोस्टली इसमें जो होता है हमारा कवरेज एरिया, जो कि हमारी हजार्ड कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन होता है, और उसके बाद जो कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन रूल होते हैं, उन रूल्स का जो है आप यूज करते हैं। So different occupancies have varying hazard levels affecting spacing. High hazard means closer spacing. Higher ceiling or physical obstruction can reduce effective coverage, requiring closer spacing. Each sprinkler has a maximum allowable coverage area that limits spacing between sprinkler, और NFPA 13 के कुछ maximum minimum rules होते हैं, उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the purpose of a standpipe system and where is it required? A standpipe system is a network of pipe that delivers water to multiple hose connections throughout a building to help firefighters quickly access water it is required in. Building taller than 75 feet, large areas, building exceeding 10,000 feet square per floor, underground structure, tunnels and parking garages. So जो आपके स्प्रिंकलर हेड है वो तो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं फायर के साथ ही, बट जो है अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है या आपका पर फ्लोर एरिया बिल्डिंग का जो है 10,000 फीट स्क्वायर से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, या आपके पास अंडरग्राउंड है, टनल्स है, पार्किंग गैरेजेस है, तो आपको वहाँ पर जो है फायर हाउस कैबिनेट प्रोवाइड करने होते हैं। और जो स्टेयर्स होती है उसमें आप लैंडिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं, तो स्टेयर्स पर आपको लैंडिंग वॉल प्रोवाइड करनी होती है, और इन एरियाज में जो है आपको फायर हाउस कैबिनेट प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि फायर के टाइम जो आपके मैनुअल जो फायर फाइटर्स होते हैं या एक ह्यूमन बीइंग है वो भी उनका यूज करके जो है कॉरिडोर में फायर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। तो ये जो स्टैंड पाइप है रिड्यूस द नीड फॉर फायर फाइटर्स टू कैरी लॉन्ग होस, इंप्रूविंग रिस्पॉन्स टाइम एंड वाटर डिलीवरी एफिशिएंसी। सो ये बेसिकली आपके फायर फाइटर्स के लिए होती है। वेट टाइप होता है, ड्राई टाइप होता है, ये हम लेटर ऑन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। So what is the difference between wet and dry standpipe system? तो इसके जो wet में 2 parts थे, manual wet, automatic wet, dry में manual dry, semi automatic dry, automatic dry।
So there are 5 types of system. Basically they are either wet or dry. Automatic wet, water in pipe with the water supply. मीन जो आपका स्टैंड पाइप है, देख सकते हैं आप, ईच जो हमारी स्टेयर्स है उस पर लैंडिंग वॉल लगी है हमारी, और जो हमारी जो पाइप से जो कि सप्लाई कर रहे हैं लैंडिंग वॉल्स को, उनमें वाटर फील्ड है, जो हमारा वाटर टैंक है जो कि आपका फायर पंप के थ्रू सप्लाइड होगा। ऑटोमेटिक ड्राई, एयर और नाइट्रोजन इन पाइप विद द वाटर सप्लाई। वही जो है ऑटोमेटिक में सेम इस लाइन में जो आपके पास नाइट्रोजन या कंप्रेस्ड गैस फील्ड होगी, एयर, ताकि जो है फ्रीज होने का वाटर का चांसेस कम हो, जो कि कोल्ड वेदर में इफेक्टिव होता है। और वंस जैसे ही नाइट्रोजन गैस जो है हमारी बाहर आई, एक्टिवेट करने पर थोड़े टाइम बाद फिर हम जो हमारा पंप है वाटर टैंक से वाटर सप्लाई करते हैं। तो ये था ऑटोमेटिक वेट, ऑटोमेटिक ड्राई के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ऑटोमेटिक वेट एंड ऑटोमेटिक ड्राई के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे 3 सेमी ऑटोमेटिक ड्राई, एयर इन पाइप, पाइप के अंदर एयर होगी, डिलज वाल्व विद वाटर सप्लाई, रिमोट कंट्रोल एक्टिवेशन डिवाइस एट ईच होल कनेक्शन। सो जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक टाइप है, इसके अंदर एयर जो हमारी फील्ड होगी पाइप्स के अंदर, और जो है डिलज वाल्व का कनेक्शन होगा वाटर सप्लाई के लिए। सो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा डिलज वाल्व, तब तक इसमें जो है वाटर सप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है मैनुअल ड्राई, एयर इन पाइप विद नो वाटर, एयर होगी केवल पाइप्स के अंदर, वाटर सप्लाई नहीं होगी। नीड वाटर फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट पंपर, तो जो बाहर से जो है फायर डिपार्टमेंट पंपर आएगा वो मैनुअली वाटर सप्लाई करेगा, देन बिल्डिंग के अंदर वाटर जाएगा, इसलिए इसका नाम मैनुअल है। तो मैनुअल ड्राई है मींस एयर होगी, मैनुअल वेट है मींस वाटर होगा, बट उसको फर्दर बाहर से जो है पंपर को या जो फायर डिपार्टमेंट का ट्रक आता है उससे कनेक्ट करके वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल वाटर सप्लाई है। सेमी के अंदर जो है वाटर टैंक से जो फायर पंप है वो ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई करेगा, मैनुअल में बाहर से कनेक्शन आपको देना होगा। तो ये था हमारा आज के 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। बने रहे पार्ट 3 के लिए। धन्यवाद।